हम्म? तुम कैसे बचो? खाना पीना नहाना धोना बंद कर दो। इन्फेक्शन के तीन सोर्स है, एयर, वाटर एंड द फूड, तीनों बंद कर दो। ठीक है? अगर बच गए तो इन्फेक्शन से बच जाएंगे, और नहीं बचे तो इन्फेक्शन से भी नहीं बचेंगे। हाँ बच्चों, चलिए जी, लेट स्टार्ट। तो पिछली क्लास में अपन ने पहला पैरा कवर किया था, है ना? पहले पैरा में अपन ने देखा था कि ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट डीएनए का होगा या ट्रांसक्रिप्शन एक सेगमेंट का होगा। सेगमेंट में दोनों स्ट्रैंड का या एक स्ट्रैंड का? सेगमेंट में। तो ट्रांसक्रिप्शन शुरू करने से पहले दो बाउंड्री का ध्यान रखना पड़ता है। पहली बाउंड्री थी विच सेगमेंट, और दूसरी बाउंड्री थी विच स्ट्रैंड। पहली बाउंड्री विच सेगमेंट और दूसरी बाउंड्री विच स्ट्रैंड। ओके, अब हमारी दूसरी कहानी है कि अगर दोनों स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होता तो क्या पॉसिबिलिटी है ना? तो कॉपी में लिखेंगे, इफ बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, if both strand of DNA तो ट्रांसक्रिप्शन, if both strand of DNA undergo transcription, then there are two possibility. If both strand of DNA undergo transcription, then there are two possibility. There are two possibility. ओके, बोर्ड पर ये हमने डीएनए बना लिया। ये डीएनए, आवाज मिस क्यों हो रही है? आवाज मिस हो रही है ना? दिक्कत आ रही है माइक में? ये माइक वाले को बुलाओ, माइक वाला। आवाज मिस हो रही है, मिस हो रही है आवाज बीच बीच में, चेक करो। हाँ, तो हमने क्या किया, सबसे पहले अपना ये डबल स्ट्रैंड डीएनए बना लिया। ये डीएनए हमारा सिंगल स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंड है। तो पहले हम ऊपर वाले स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, है ना? इस स्ट्रैंड का हमने ट्रांसक्रिप्शन किया, और ट्रांसक्रिप्शन करके हमने एमआरएनए बनाया। क्या बनाया? क्या आप सीक्वेंस बता दोगे? चलो बताओ क्या आएगा। सी जी के साथ सी, ए के साथ यू, ई के साथ ए, फिर आगे क्या? सी यू ए जी सी यू। ये हमारा एमआरएनए बन गया। इस एमआरएनए को हम ट्रांसलेट करते हैं, और ट्रांसलेट करके हम यहां एक प्रोटीन बना लेते हैं ए। क्या बना लिया? क्या किया मैंने? एक स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन किया, ट्रांसक्रिप्शन करके क्या बनाया मैंने? एमआरएनए से क्या बना लिया मैंने? प्रोटीन को नाम दे दिया मैंने ए प्रोटीन। हो गया। अब मैं इसका ट्रांसक्रिप्शन करता हूं, करें? चलो इसका ट्रांसक्रिप्शन करके हम ये एमआरएनए बनाते हैं। बताओ सीक्वेंस बोलो। जी ए यू सी, जी ए यू सी जी ए। क्या बना लिया मैंने? एमआरएनए। अब इससे ये एमआरएनए बना, इससे ये एमआरएनए बना। अब दोनों स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, दोनों स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो कितने आरएनए बन रहे हैं? बनने वाले दोनों एमआरएनए पे वर्क करो। क्या बनने वाले दोनों आरएनए की सीक्वेंस सेम है या अलग है? तो इन पे कोडोन सेम आएगा या अलग आएगा? अगर ये भी प्रोटीन बनाता है तो मैं यहां प्रोटीन को नाम देता हूं बी प्रोटीन। हाँ बच्चों, क्या नाम दिया मैंने? तो बताओ, प्रोटीन ए और प्रोटीन बी जो बनी है, दोनों प्रोटीन सेम है या दोनों प्रोटीन अलग है? दो आरएनए बने, दोनों का सीक्वेंस सेम है या अलग है? कोडोन सेम है या अलग है? तो अमाइनो एसिड सेम आएंगे अलग आएंगे? तो प्रोटीन सेम बनेगी अलग बनेगी? तो क्या मैं कह दूं एक ही सेगमेंट से दो तरह की प्रोटीन बन रही है? एक ही सेगमेंट से
अगर एक ही सेगमेंट से दो तरह की प्रोटीन बन रही है तो प्रोसेस हमारी सिंपल हो जाएगी या कॉम्प्लिकेट हो जाएगी? सिंपल सी बात करें ना अपन कि एक ही टाइम पे अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों एक साथ पढ़ना चाहो तो प्रोसेस आसान होगा कॉम्प्लिकेशन? ना फिजिक्स समझ में है ना केमिस्ट्री समझ में, और एक टाइम पे एक करे तो आसानी से समझ में। अगर एक ही टाइम पे दोनों का ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो कितनी तरह के आरएनए बने? दोनों का सीक्वेंस सेम है या अलग है? कितनी तरह की प्रोटीन बनी? तो क्या कहते हैं, एक ही सेगमेंट से दो तरह की प्रोटीन बनने लगी। एक ही सेगमेंट से तो प्रोसेस सिंपल होगी कॉम्प्लिकेट होगी? पहली। दूसरी, अब इस आरएनए और इस आरएनए को देखो, ये दोनों आरएनए आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है या आइडेंटिकल है? तो क्या दोनों आपस में जुड़ सकते हैं? अगर दोनों आपस में जुड़ गए तो क्या एक डबल स्ट्रैंड आरएनए बन गया? अगर डबल स्ट्रैंड आरएनए बन गया तो ट्रांसलेशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा? प्रोटीन बनेगी नहीं बनेगी? प्रोटीन। तो फिर तो यार ट्रांसक्रिप्शन का होना ही बेकार हो गया। ट्रांसक्रिप्शन तो हो गया या नहीं हुआ? हुआ, बट ट्रांसलेशन आरएनए तो, बट प्रोटीन तो आरएनए का बनना, आरएनए को बनने में एनर्जी तो लग गई नहीं लगी? वो एनर्जी काम आई या वेस्ट हो गई? उसका कोई आउटपुट, पूरी एनर्जी। तो कितने पॉसिबिलिटी बनती? बिल्कुल सिंपल सी भाषा में, आइदर टू प्रोटीन और नो प्रोटीन, आइदर और। अगर दोनों का ट्रांसक्रिप्शन होता है तो कितनी पॉसिबिलिटी होती? पहली पॉसिबिलिटी, या तो प्रोटीन दो तरह की बनती, दो तरह की बनती तो कॉम्प्लिकेशन आता या वेस्ट होता, और या फिर प्रोटीन बनती ही नहीं बनती तो स्टार्ट। Why both the strand are not copied during has the, अब डायग्राम दिमाग में चलाएंगे। फर्स्ट, if both strand act as a, they would code for the with, क्या दोनों से आरएनए बना? क्या दोनों में सीक्वेंस सेम है या डिफरेंट है? दोनों में सीक्वेंस। रिमेंबर, कंप्लीमेंट्री डजंट मीन, एंड इन टर्न इफ दे कोड फॉर प्रोटीन, दोनों क्या बना रहे हैं? तो बनने वाली प्रोटीन में अमीनो एसिड सीक्वेंस सेम आएगा अलग आएगा? तो एक तरह की प्रोटीन आएगी दो तरह की आएगी? द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन द वुड बी, हेंस वन सेगमेंट ऑफ द डीएनए वुड बी कोडिंग फॉर द, एंड दिस वुड द जेनेटिक। तो पहली चॉइस क्या बनती? एक तरह की प्रोटीन दो तरह की, दो तरह की बनती तो प्रोसेस कॉम्प्लिकेट हो जाता प्रोसेस। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या रहती? सेकंड, द टू आरएनए मॉलिक्यूल, वहां जाओ दोनों, केवल दोनों आरएनए देखेंगे, क्या दोनों आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री है? द टू आरएनए मॉलिक्यूल इफ प्रोड्यूस वुड बी टू, हेंस वुड फॉर्म ए, दिस वुड प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग इनटू द, एंड द एक्सरसाइज ऑफ वुड बिकम ए फ्यूटाइल, मतलब वेस्ट। फ्यूटाइल मतलब, तो अगर दोनों स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होता तो कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती थी? दो पॉसिबिलिटी। क्या क्या है ना? बिल्कुल सिंपल सी भाषा में, बिल्कुल सिंपल सी भाषा में यहां लिखेंगे, अगर दोनों का ट्रांसक्रिप्शन होता तो दो पॉसिबिलिटी होती। दो पॉसिबिलिटी में क्या था? आइदर टू टाइप ऑफ प्रोटीन, आइदर टू टाइप ऑफ प्रोटीन और नो प्रोटीन। अगर दो टाइप की प्रोटीन बनती तो क्या आता? फ्यूटाइल या कॉम्प्लिकेशन? और अगर नहीं बनती तो फ्यूटाइल। फ्यूटाइल मतलब वेस्ट, फ्यूटाइल मतलब वेस्ट। उसी पैरा के आगे बेटा, उसी पैरा के आगे, पैरा मत हो, जगह ही नहीं बची। ऊपर वाला पैरा हमें क्या कह रहा था? पिछली क्लास में हमने ऊपर वाला पैरा स्टडी किया था। ऊपर वाला पैरा हमें क्या कह रहा था? कि दो बाउंड्री है। पहली बाउंड्री क्या थी? विच सेगमेंट, और दूसरी बाउंड्री विच स्ट्रैंड। ऊपर वाला पैरा हमें क्या कह रहा था? कि ट्रांसक्रिप्शन जब हम करेंगे तो रैंडम होगा, या दो बाउंड्री को डिफाइन करना जरूरी है? दो बाउंड्री डिफाइन करना। पहली बाउंड्री क्या थी? विच सेगमेंट, और दूसरी बाउंड्री। दूसरा पैरा क्या कह रहा है हमें? कि अगर दोनों स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन हो जाता तो कितनी पॉसिबिलिटी है?
दो पॉसिबिलिटी क्या क्या है, आइदर टू टाइप ऑफ प्रोटीन, और अगर दो तरह की प्रोटीन बनती है तो, और अगर नहीं बनती तो फ्यूटाइल। हाँ बच्चों, सेकंड पैरा क्लियर। अब कॉपी में लिखेंगे, लास्ट लाइन क्या लिखी अपने कॉपी में, इफ बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए अंडरगो देन देयर आर, पहला लिखो either two type of protein will be formed, either two type of protein will be formed that will complicate the process, that will complicate the process, that will complicate the process. ओके दूसरा पॉइंट, और नो प्रोटीन विल बी फॉर्म, और नो प्रोटीन विल बी फॉर्म, thus transcription become a wasteful process, thus transcription become a wasteful process। क्यों, ट्रांसक्रिप्शन तो हो गया या नहीं हुआ, हो गया, बट उसका आउटपुट जीरो है। याद है ना सब बच्चों को, ट्रांसक्रिप्शन क्यों होता है, प्रोटीन बनाने के लिए, तो ट्रांसक्रिप्शन तो हो गया बट प्रोटीन, तो हमारे पास आउटपुट जीरो है। आउटपुट तो वही कहानी है ना कि पूरा साल मेहनत तो की, फाइनल एग्जाम नहीं दिया, तो आउटपुट तो सारी मेहनत, तो ट्रांसक्रिप्शन करने में जो भी मेहनत थी सारी बेकार हो गई, सारी एनर्जी वेस्ट हो गई, जिसका आउटपुट जीरो है। आरएनए तो बन गया ना, तो आरएनए बनने में एनर्जी तो कंज्यूम हो गई, बट उसका नेट आउटपुट कुछ भी नहीं आया, कुछ भी। अब वापिस बोर्ड पर आएंगे। हाँ जी, तो यहां से एक बात समझ में आया कि ट्रांसक्रिप्शन दोनों स्ट्रैंड का होगा या एक स्ट्रैंड का होगा। तो अब डीएनए का वो स्ट्रैंड जो ट्रांसक्रिप्शन पार्टिसिपेट करेगा वो क्या कहलाएगा, टेम्पलेट का ही दूसरा नाम, और जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा वो क्या कहलाएगा, कोडिंग का दूसरा नाम। कितने हैं डीएनए में, एक स्ट्रैंड है, दो स्ट्रैंड है, ट्रांसक्रिप्शन दोनों का होगा, एक का होगा। जिसका ट्रांसक्रिप्शन होगा उसे क्या कहा जाएगा, और जिसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा वो, जिसका ट्रांसक्रिप्शन होगा वो, जिसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा वो। तो जो हमारा टेम्पलेट है, जो हमारा टेम्पलेट है, टेम्पलेट का ही दूसरा नाम, टेम्पलेट का ही दूसरा नाम क्या है, एंटीसेंस। आजो नेक्स्ट पेज पे आओ सारे बच्चे। टेम्पलेट का ही दूसरा नाम क्या है, एंटीसेंस, और कोडिंग का दूसरा नाम क्या है, सेंस स्ट्रैंड। हम बच्चों कितने स्ट्रैंड है डीएनए में, एक है या दो है, ट्रांसक्रिप्शन दोनों का होगा, एक का होगा। तो जिसका ट्रांसक्रिप्शन होगा उसे क्या कहा जाएगा, टेम्पलेट या फिर, और जिसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा वो कोडिंग या फिर सेंस। क्लियर। ये कौन है हमारा, क्या टेम्पलेट ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करेगा नहीं करेगा, तो टेम्पलेट कौन होगा, टेम्पलेट कौन होगा, जो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करेगा, पार्टिसिपेट इन ट्रांसक्रिप्शन। ये हमारा टेम्पलेट है, इसने ट्रांसक्रिप्शन किया, एमआरएनए, वो जो एमआरएनए बनेगा वो एमआरएनए कौन सी डायरेक्शन में बनेगा, नया स्ट्रैंड हमेशा क्या बनता, 5'2। तो फिर बताओ टेम्पलेट की पोलरिटी क्या होगी, 3'2। तो हमारा जो टेम्पलेट होगा वो क्या होगा, 5'2 3' या 3'2 5'। ये हमने टेम्पलेट यूज किया, टेम्पलेट से आरएनए बनाया, तो बनने वाला आरएनए टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री है या आइडेंटिकल है, क्या है, क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री टू फॉर्मिंग आरएनए।
ये माइक चेक किया गया? अभी बोल के कि उनको बात समझ में नहीं आ रही है। हाँ, तो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री है आइडेंटिकल? कॉम्प्लीमेंट्री टू फॉर्मिंग आरएनए, कॉम्प्लीमेंट्री टू। अब ये जो हमारा दूसरा स्ट्रैंड है, ये ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करेगा या ट्रांसक्रिप्शन से दूर रहेगा? तो इसकी पोलैरिटी क्या होगी? 3' to 5' या 5' to 3'? इसने पार्टिसिपेट किया या नहीं किया? अब आप बनने वाले आरएनए को इसके साथ मैच करो, ये आरएनए इसके साथ मैच कीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री है या आइडेंटिकल है? केवल एक चेंज क्या आएगा, टी की जगह। तो हमने कोडिंग स्ट्रैंड किसे कहा? हमने उस स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड कहा जो बनने वाले आरएनए का आइडेंटिकल होगा। दिमाग हमारा क्या कहता है? दिमाग कहता है टेम्पलेट शुड बी द कोडिंग, टेम्पलेट शुड बी द। लेकिन हमने कोडिंग किसको माना? हमने कोडिंग उसको माना बनने वाला आरएनए जिसका आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल किसका होगा? जो पार्टिसिपेट करेगा या जो दूर रहेगा? सुनने में अजीब लगता है, बस सच तो यही है। सच तो क्या है? डीएनए हमारा डबल स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंड है? ट्रांसक्रिप्शन दोनों का होगा, एक का होगा जिसका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है वो, या फिर एंटीसेंस कौन है? जिसकी पोलैरिटी बनने वाले आरएनए का। तो फिर ये जो कोडिंग है हमारा, कोडिंग कौन है? कोडिंग जो पार्टिसिपेट करेगा या जो डिस्प्लेस रहेगा? डिस्प्लेस्ड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। इसकी पोलैरिटी क्या होगी? 5' और ये क्या होगा? आइडेंटिकल। हाँ बच्चों, क्या होगा? आइडेंटिकल टू फॉर्मिंग आरएनए, आइडेंटिकल टू। हाँ, कितने स्ट्रैंड है डीएनए में हमारे? कौन कौन सा? टेम्पलेट बोले तो, टेम्पलेट बोले तो यहां हम एंटीसेंस के तीनों पॉइंट लाएंगे, यहां हम सेंस के तीनों पॉइंट लाएंगे। टेम्पलेट कौन होगा? कर लेंगे वर्क अपनी एनसीईआरटी में। पार्टिसिपेट इन ट्रांसक्रिप्शन 3' to 5', कॉम्प्लीमेंट्री टू फॉर्मिंग आरएनए, है ना? और तीनों पॉइंट यहां आ जाएंगे। सेंस कौन होगा? जो पार्टिसिपेट करेगा, डिस्प्लेस होगा? जो डिस्प्लेस होगा 3 to 5 या 5 to 3? तो कॉम्प्लीमेंट्री या आइडेंटिकल? डन। हाँ बच्चों, तीसरा पैरा हमें क्या बताता है कि डीएनए के जो स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होगा उसे क्या कहेंगे, और जो ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा उसे क्या कहेंगे? जो ट्रांसक्रिप्शन करेगा उसे क्या कहेंगे, और जो ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा उसे, स्टार्ट करेंगे पढ़ना। देयर इज ए कन्वेंशन इन डिफाइनिंग द टू स्ट्रैंड ऑफ द इन ए ऑफ ए since the two strand have the opposite and the DNA dependent RNA also catalyze only in the, that is the strand that has the polarity 3' to act as a referred to as the other which has the polarity and the sequence same as the, except thymine at the place of is displaced during. Strangely this strand which does not code for is referred to as the तो अब इसने क्या बताया? टेम्पलेट किसे कहेंगे और कोडिंग किसे कहेंगे। थर्ड पैरा में क्या बताया? टेम्पलेट किसे कहेंगे और कितने स्टैंडर्ड डीएनए में? एक है, दो है? ट्रांसक्रिप्शन दोनों का होगा, एक का होगा? तो एक का ट्रांसक्रिप्शन होगा और दूसरे का ट्रांसक्रिप्शन, तो जिसका होगा उसे क्या कहा जाएगा, और जिसका नहीं होगा उसे, जिसका होगा उसे
और जिसका नहीं होगा उसे। तो तीसरा पैरा हमें किसके बारे में बता रहा है? टेम्पलेट एंड कोडिंग। किसके बारे में बता रहा है? क्लियर? कॉपी, कॉपी में द स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए, द स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए that undergo transcription, the strand of the DNA that undergo transcription is called template or antisense strand. The strand of the DNA that undergo transcription is called template or coding strand. उधर जाते ही आवाज गायब हो रही है। टेम्पलेट और एंटीसेंस स्ट्रैंड, पोलैरिटी ऑफ विच, टेम्पलेट और एंटीसेंस स्ट्रैंड, पोलैरिटी ऑफ विच बच्चों, ये तो हमने इसके बारे में लिखा है ना। अब इसके बारे में नेक्स्ट लाइन, while the other strand, while the other strand that frequency कम, while the other strand कम करनी थी, बंद नहीं करनी थी, while the other strand that do not undergo transcription, while the other strand that do not undergo transcription and displaced during transcription, while the other strand that do not undergo transcription and displaced during transcription is known as coding or sense strand, is known as coding or sense strand, polarity of which is, आप बोलिए, 5' to 3', polarity of which is 5' to 3', and forming RNA is identical to this strand, and forming RNA is identical to this strand. हम बच्चों यहां तक क्लियर? अब चौथा पैरा हमें क्या बताएगा कि टेम्पलेट और कोडिंग को पहचाना कैसे जाए। टेम्पलेट कोडिंग को कैसा है डीएनए हमारा, सिंगल स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंड है? दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बट करेगा कोई, तो उसको पहचाना कैसे जाए? जैसे आपको बोर्ड पर ये डायग्राम दे दिया गया, आपको बोर्ड का डायग्राम देखकर अगर बताना पड़े कि टेम्पलेट कौन है, कोडिंग कौन है, मेरे को पता, तुम बता दोगे आराम से, क्योंकि तुमको दिख रहा है 3' to 5'। तो थोड़ा सा उधर से इधर आओ ना। अब ये बताओ कितने स्टैंड है, एक है, दो है? दोनों टेम्पलेट का काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते? करेगा कोई, पहचाना कैसे? अब हमें पोलैरिटी, चलो बताओ पोलैरिटी। पोलैरिटी तुम्हारे पास है,
बताओ, बता पाओगे नहीं बता पाओगे? बता नहीं बताया नहीं। जी से ये मैंने कब बताया? मैं तो आरएनए का बताया था, ये तो डीएनए है। अरे बावड़े, कुछ भी। ठीक है, चलिए बोर्ड पर। हाँ जी, ये आपके पास डीएनए है, आरएनए, डबल स्टैंड है, सिंगल स्टैंड है। ट्रांसक्रिप्शन दोनों का होगा, एक का होगा। जिसका ट्रांसक्रिप्शन होगा उसे क्या कहेंगे और दूसरे को क्या कहेंगे? तो अब हमें पहचानना है कि टेम्पलेट कौन होगा, कोडिंग कौन होगा। पहचानना पड़ेगा ना कि टेम्पलेट कौन होगा। तो टेम्पलेट और कोडिंग को डिफाइन हमेशा कौन करता है? प्रमोटर। कौन करता है? हमें प्रमोटर से हमेशा टर्मिनेटर की तरफ जाना है। हाँ बच्चों, हमें पी से हमेशा किस तरफ जाना है? टी। पी से हमेशा किस तरफ जाना है? जब हम पी से टी की तरफ जाएंगे तो पी से टी की तरफ जाने पर हमें जो 5' to 3' दिखाई देगा वो कौन होगा? कोडिंग। और जो हमें 3 to 5 दिखाई देगा वो कौन होगा? टेम्पलेट। अब आप मेरे को आराम से बता सकते हो, मैं दोनों को नाम देता हूं, ये ए है, ये बी है। अब आप आराम से बता सकते हो टेम्पलेट कौन है और कोडिंग कौन है। पहला काम क्या करो, प्रोमोटर से किधर जाओ, ये कौन है, ये कौन है। इज इट क्लियर? अब देखो ये कौन सा एंड है? ये। तो पी से टी में ये कौन आ गया? 3 तो 3 to 5 वाला क्या बन गया? ये क्या बन गया? अब चेंज करते हैं। ये मैंने आपको डीएनए दिया है ना, तो डीएनए के अंदर ये मैंने आपको प्रोमोटर दे दिया और ये मैंने आपको टर्मिनेटर दे दिया। दिस इज द ए, दिस इज द बी। बताइए कौन है टेम्पलेट, कौन है कोडिंग? नहीं बता सकते? चलो कोई बात नहीं। अब बताओ ए क्या है, ए क्या है, बी क्या है? अब बता सकते हो? चलो फिर एक डायग्राम और करते हैं। ये लो जी, दूसरा है, ये है हमारा 5' 3' 3' 5'। चलो बताओ ये ए है, ये बी है? नहीं बता सकते? चलो फिर अब बता दो ए क्या है, देखना पड़ेगा मेरे को। हाँ सही है, ए क्या है, बी क्या है, ए क्या है, बी क्या है? अच्छा अब बताओ। अच्छा अब बताओ, इसका मतलब केवल प्रमोटर और टर्मिनेटर दिया हो, केवल एंड दिए हो, दोनों दिए हो, तो मैंने क्या बताया आपको? पहला काम क्या करना है? पहला काम क्या करना है? प्रोमोटर से टर्मिनेटर पे जाने के कोडिंग और टेम्पलेट डिफाइन हो जाएगा? नहीं होगा। अब क्या देखना पड़ेगा? एंड। क्या देखना पड़ेगा? क्या प्रोमोटर टर्मिनेटर है बट आप टेम्पलेट कोडिंग? क्या एंड गिवन है बट टेम्पलेट कोडिंग? दोनों जी। अब यहां पे टेम्पलेट, ये प्रोमोटर टर्मिनेटर है, अगर मैं आपको एंड डोर दे दूं तो बता दोगे? यहां पर एंड गिवन है या नहीं है? क्या बता सकते हो? अगर मैं आपको, इज इट क्लियर? अब डायग्राम देखो। ये कौन है, ये कौन है? दोनों गिवन है। प्रोमोटर से टर्मिनेटर पे जाएंगे, 3' से क्या बन गया? इधर आएंगे, 5' से क्या बन गया? इज इट क्लियर? तो क्या हम टेम्पलेट और कोडिंग को आराम से पहचान लेंगे? तो यहां से आपको क्वेश्चन मिलता है, आपको क्या होता है? डबल स्टैंड डीएनए दिया जाता है। हाँ बच्चों, क्या दिया जाता है? और बनने वाले आरएनए की सीक्वेंस पूछी जाती है, बनने वाले आरएनए की। तो हमारे बच्चे क्या करते हैं? सब पागलों जैसे टेम्पलेट ढूंढते हैं। अरे कमबख्तो, कोडिंग ढूंढ लो, गंगाधरी शक्तिमान है। तुम क्या करते थे पहले? क्या ढूंढते हो पहले? टेम्पलेट। फिर टेम्पलेट पे mRNA बनाते हो। अरे दुष्ट आत्माओं, क्या ढूंढ लो? कोडिंग। क्या ढूंढ लो? कोडिंग ही mRNA, कोडिंग ही बनाकर देखने की जरूरत उसमें गिवन है। उसी में क्या ढूंढ लो? टेम्पलेट ढूंढ लो या कोडिंग? जो कोडिंग होगा वही हमारा पहला फेज क्लियर, जो कोडिंग होगा वही हमारा। इज इट क्लियर? अब एक बात बताओ, ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए?
ट्रांसक्रिप्शन में क्या बना रहे हो, डीएनए या आरएनए? क्या चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज या आरएनए पॉलीमरेज? क्या चाहिए, क्या चाहिए, अरे क्या चाहिए? वो आरएनए पॉलीमरेज। वो आरएनए पॉलीमरेज कहां से आकर जुड़ता है? प्रमोटर। कहां से आकर जुड़ता है? कहां से आकर जुड़ता है? प्रोमोटर से जुड़कर वो जाएगा टर्मिनेटर की तरफ। जुड़ेगा किससे? किस तरफ जाएगा? जुड़ेगा किस तरफ जाएगा? तो यार जब वो प्रोमोटर से टर्मिनेटर की तरफ जाएगा तो जो उसको 3 to 5 मिलेगा उसका ट्रांसक्रिप्शन, और जो 5 to 3 मिलेगा उसका, क्योंकि नया स्टैंड तो 5 to 3 बनना, नया तो 5 to 3 वाले पे 5 to 3 बन नहीं सकता, क्योंकि पैरेलल तो कभी हो ही, पैरेलल होगा एंटी पैरेलल, और नया हमेशा क्या बनेगा? 5 to, तो ट्रांसक्रिप्शन किसका होगा? जो 3 to 5 होगा या 5 to 3 होगा? तो मैंने क्या बताया आपको, प्रोमोटर से किधर जाना है? किधर जाना है? हम जाएंगे पॉलीमरेज जाएगा, समझ गए? तो जो उसको 3 to 5 मिल गया उसका ट्रांसक्रिप्शन, और जो 5 to 3 मिल गया उसका, क्योंकि दो स्टैंड कभी पैरेलल तो हो ही, हमेशा एंटी, तो ट्रांसक्रिप्शन किसका होगा? जो 3 to 5 है या 5 to 3 है? किसकी रिस्पेक्ट में? प्रोमोटर। किसकी रिस्पेक्ट में? तो आपको प्रोमोटर से किधर जाना है? प्रोमोटर से। ये कौन है? ये तो ये जो बीच का सेक्शन बच गया ना, ये कहलाता है स्ट्रक्चरल जीन। क्या कहलाता है? और ये पूरी हमारी कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्या कहलाती है? तो एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के कितने पार्ट होते हैं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के कितने पार्ट होते हैं? कितने पार्ट होते हैं? हेडिंग पढ़ना, लाइन पढ़ना। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज डिफाइंड प्राइमरी बाय द, कौन कौन सा? प्रमोटर, स्ट्रक्चरल, कौन कौन सा? प्रमोटर। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कितने पार्ट है? पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, कोई डाउट? हाँ, कितने पार्ट है? पहला, दूसरा, तीसरा, आगे बढ़ जाओ। इनमें से ट्रांसक्रिप्शन किसका होना है? बट कौन सा एंजाइम चाहिए? वो जुड़ेगा कहां पर? तो ये स्ट्रक्चरल जीन जो है हमारा, ये जो हमारा स्ट्रक्चरल जीन है, इस स्ट्रक्चरल जीन के एक तरफ कौन है? दूसरी तरफ, एक तरफ, दूसरी तरफ। पहली लाइन, द प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल इन ए फ्लैंक, मतलब बोथ साइड। फ्लैंक मतलब, लिखते रहो बच्चे ऐसे वर्ड ना, ये वर्ड है ना फ्लैंक। फ्लैंक का मतलब बोथ साइड। डन। अब अगली लाइन समझेंगे, बोर्ड पर आएंगे। ये एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। क्या है ये? एक ट्रांसक्रिप्शन। ये कौन है? ये कौन है? तो ये क्या बन गया मेरा स्ट्रक्चरल में? ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? क्या बन गया? कोडिंग कौन है? ए है या बी है? बी है। कोडिंग कौन है? तो यार कोडिंग की रेस्पेक्ट में, कोडिंग की रेस्पेक्ट में प्रोमोटर कहां है? 5' या 3'? और टर्मिनेटर किसकी रेस्पेक्ट में? किसकी रेस्पेक्ट में? प्रोमोटर कहां है? टर्मिनेटर। अगला डायग्राम दे रहा हूं। ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ये प्रोमोटर और ये टर्मिनेटर। ये मेरा 5' एंड 3' एंड 3' एंड 5' एंड एक्स वाई। बताओ बच्चे, कोडिंग कौन है? टेम्पलेट कौन है? एक्स क्या बन गया? वेरी गुड। एक्स इज द वाई, एक्स इज द वाई। कोडिंग की रिस्पेक्ट निकालो। कोडिंग की रिस्पेक्ट में प्रोमोटर कहां है? टर्मिनेटर कहां है? प्रोमोटर कहां है? टर्मिनेटर कहां है? डायग्राम बदल रहा हूं। ये क्या है हमारा? प्रोमोटर। ये क्या है हमारा? टर्मिनेटर। ये 3' एंड 5' एंड 5' एंड 3' एंड। ये आ गया मेरा P, ये आ गया मेरा Q। बोलो P क्या है? वेरी गुड। P क्या है?
क्यू क्या है? क्यू क्या है? कोडिंग की रेस्पेक्ट में प्रोमोटर कहां है? टर्मिनेटर। एक डायग्राम और ले रहे हैं, तीसरा डायग्राम लेंगे। ये है हमारा टर्मिनेटर, ये है हमारा प्रमोटर। दिस इज द 5 डैश 3 डैश 3 डैश 5 डैश 5। ठीक है, ये आ गया मेरा आर, ये आ गया एस। पहचानो कोडिंग और टेम्पलेट। हाँ, आर क्या बन गया? ये प्रमोटर है, ये टर्मिनेटर है, तो प्रमोटर टर्मिनेटर आ रहे हैं 3 तो आर क्या बन गया मेरा? एस क्या बन गया मेरा? तो फिर निकालो कोडिंग की रेस्पेक्ट में प्रमोटर, प्रमोटर, टर्मिनेटर। तो यार ये जो मेरा बीच का पार्ट है ना, ये पार्ट मेरा स्ट्रक्चरल जीन है। क्या पार्ट है मेरा? ये क्या पार्ट है मेरा? ये इस स्ट्रक्चरल जीन में 2 स्ट्रैंड है। स्ट्रक्चरल जीन में 1 स्ट्रैंड है, 2 है। दोनों में से एक कौन होगा? दूसरा कौन होगा? एक कौन होगा? दूसरा। स्ट्रक्चरल जीन के एक तरफ कौन है? दूसरी तरफ। प्रमोटर कहां कहेंगे? 5 डैश या 3 डैश? अभी रुक जाओ, जो पूछ रहा हूं, प्रमोटर 5 डैश 3 डैश? 5 डैश ना, वो बाद में बताऊंगा। प्रमोटर, टर्मिनेटर, ऑल रेस्पेक्ट आर विद रेफरेंस टू द कोडिंग स्ट्रैंड। डन। स्ट्रक्चरल जीन में प्रमोटर, टर्मिनेटर विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्ट। लाइन पढ़ेंगे दोबारा। द प्रमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक द इन ए प्रमोटर इज सेड टू बी टुवर्ड्स, अभी अपस्ट्रीम छोड़ देंगे, 5 डैश एंड ऑफ द रेफरेंस इज मेड विद रिस्पेक्ट टू द, इट इज ए that provide binding set for the, and it is the in a that also define the। इसका मतलब प्रमोटर के 2 काम हो गए। प्रमोटर के पहला, प्रमोटर डिफाइन करेगा कोडिंग एंड टेम्पलेट, क्या डिफाइन करेगा, और दूसरा प्रमोटर पे कौन अगर जुड़ेगा। अब क्या मतलब है डिफाइन द कोडिंग एंड टेम्पलेट? अगर आपको प्रमोटर ना दिया जाए तो क्या आप कोडिंग और टेम्पलेट बता सकते हो? जब तक प्रमोटर नहीं आएगा तब तक कोडिंग और टेम्पलेट डिफाइन कब डिफाइन होगा? तो हु विल डिफाइन द कोडिंग एंड टेम्पलेट? प्रमोटर पर ही कौन आकर जुड़ेगा। तो कितने काम हो गए प्रमोटर के? कौन कौन सा? पहला, कोडिंग और टेम्पलेट को डिफाइन करेगा। दूसरा, आरएनए डन। अब इस डायग्राम को एक बार छोड़ेंगे, ओके? इसको और इसको कंपेयर करना है। हाँ, इधर आ जाइए। X क्या है, Y क्या है, X क्या है, Y क्या है। इसी जीन की मैंने एक जीरोक्स कॉपी बनाई। क्या बनाई? उस जीरोक्स कॉपी को बनाने के बाद मैंने प्रमोटर को टर्मिनेटर से स्विच कर दिया। प्रमोटर को टर्मिनेटर से, यहां ऊपर वाला क्या था, उधर जाओ, तो कोडिंग और टेम्पलेट वही रहे, बदल गए। अगर हम प्रमोटर को टर्मिनेटर से स्विच कर दें तो कोडिंग और टेम्पलेट, अगली लाइन पढ़ेंगे, बाय स्विचिंग इट्स विद द डेफिनेशन ऑफ द एंड कुड बी, ये काम हम कर चुके हैं। जीन साइलेंसिंग में हमने यही काम किया। हमने क्या किया, एक डीएनए लिया, उसके प्रमोटर को टर्मिनेटर से स्विच कर दिया, तो उसका कोडिंग और टेम्पलेट वही रहा, बदल गया कोडिंग और टेम्पलेट। अगली लाइन टर्मिनेटर की स्टार्ट करेंगे। The terminator is located towards of the and usually define the end of the process of। ये बाकी की जो लाइनें हैं ना, ये बच्चों ओपेरॉन में आएंगी। ये आई जीन के बारे में, रेगुलेटरी जीन के बारे में, ये यहां नहीं आएंगी। ये कहां जाएंगी? अब एनसीईआरटी आपको 3 बार लिखती है कि आप जितनी भी रिस्पेक्ट बना रहे हैं, सारी की सारी रिस्पेक्ट कोडिंग के अंदर है। किसके अंदर है? यहां से दोबारा पढ़ेंगे। स्ट्रेंजली दिस स्ट्रैंड व्हिच डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग इज रेफर्ड टू एज द ऑल द रेफरेंस पॉइंट व्हाइल डिफाइनिंग ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज मेड विद अब एनसीईआरटी की भाषा क्या है कि स्ट्रक्चरल जीन के एक तरफ कौन है, दूसरी तरफ प्रमोटर कहां है, 5 डैश या 3 डैश, टर्मिनेटर। तो पहले हमें स्ट्रक्चरल जीन में कोडिंग को डिफाइन करना है। किसको डिफाइन करना है? तो कोडिंग के एक तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ। अब पूरा डायग्राम द्वारा देखेंगे, यहां से लेकर यहां तक मेरा ये स्ट्रक्चरल जीन है। कौन है? स्ट्रक्चरल जीन के एक तरफ कौन है,
दूसरी तरफ इसमें कितने स्ट्रैंड हैं? वन इज द, अदर इज द, ये कौन सा है? तो कोडिंग की रेस्पेक्ट में, किसकी रेस्पेक्ट में? कोडिंग की रेस्पेक्ट में प्रोमोटर कहां है, टर्मिनेटर कहां है? ऑल रेफरेंस आर विद रिस्पेक्ट टू द, विद रिस्पेक्ट टू द। तो कोडिंग कौन होगा जो पार्टिसिपेट करेगा या डिस्प्लेस होगा? कोडिंग पार्टिसिपेट, कोडिंग पार्टिसिपेट कहां होगा? 5 डैश या 3 डैश? विद रिस्पेक्ट टू द। प्रोमोटर कहां होगा? 5 डैश 3 डैश? विद रिस्पेक्ट टू द। ऑल रेफरेंस आर विद रिस्पेक्ट टू द। ये कौन सा एरिया है मेरा? ये वाला, ये वाला। स्ट्रक्चरल में एक तरफ, दूसरी तरफ। अब बात आ गई एंड की, तो प्रोमोटर कौन से एंड पे बोला? टर्मिनेटर। किसको रेफरेंस मान के? रेफरेंस किसको माना? तो कोडिंग की रेफरेंस में प्रोमोटर हमेशा, टर्मिनेटर हमेशा। एनसीईआरटी की भाषा तो ये है ना कि स्ट्रक्चरल जीन के एक एंड पर प्रोमोटर है, प्रोमोटर कहां है? 5 डैश। और स्ट्रक्चरल जीन की दूसरी साइड कौन है? टर्मिनेटर कहां है? तो 5 डैश और 3 डैश किसकी रेस्पेक्ट में दिए गए? किसकी रेस्पेक्ट में? कॉपी में। इट इज द प्रोमोटर, इट इज द प्रोमोटर who define the coding and template strand. It is the promoter who define the coding and template strand. Promoter is always located, promoter is always located at the 5 dash end of the structural gene. Promoter is always located at the 5 dash end of the structural gene, and it is the binding site of RNA polymerase, and it is the binding site of RNA polymerase. It is the binding site of RNA polymerase. While terminator ensure end of the transcription. Terminator ensure end of the transcription. That is always located, that is always located at the 3 dash end of the structural gene. That is always located at the 3 dash end of the structural gene. यहां तक क्लियर? अब ये हमने 5 डैश और 3 डैश किसकी रेस्पेक्ट में दिए? अगले लाइन, ऑल रेफरेंसेस आर विद रेस्पेक्ट टू द कोडिंग स्ट्रैंड. ऑल रेफरेंसेस आर विद रेस्पेक्ट टू द कोडिंग स्ट्रैंड. All references are with respect to the coding string. हाँ बच्चों, जितने भी रेफरेंस हमने निकाली है ये सारे की सारी रेफरेंस किसकी रेस्पेक्ट में है? किसकी रेस्पेक्ट में? अब इसका साफ सा डायग्राम कॉपी में बनाते हैं. सबसे पहले डबल स्ट्रैंड डीएनए बनाओ इस तरह से, मेरे साथ साथ चलो. डीएनए बनाने के बाद एक एंड को क्या दिखाओ? प्रोमोटर. इसको क्या दिखाओ? टर्मिनेटर. और इनके बीच में ये कौन आ गया? स्ट्रक्चरल जीन. स्ट्रक्चरल जीन का ही दूसरा नाम क्या होता है? सिस्ट्रोम. इज इट क्लियर? क्या अभी तक आप मेरे को बता सकते हो टेम्पलेट कौन है, कोडिंग कौन है? नहीं बता सकते. तो मैं इस एंड को बोल रहा हूं 3 डैश, इसको 5 डैश, इसको 5 डैश, इसको 3 डैश. हो गया? अब बोलो ये वाला स्टैंड मेरा क्या बन गया? टेम्पलेट का दूसरा नाम एंटी
सेंस, ये वाला क्या बन गया मेरा? कोडिंग। कोडिंग का दूसरा नाम सेंस। ठीक है। हाँ, सारे बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं कि स्ट्रक्चरल जीन के रिस्पेक्ट में प्रोमोटर कहां है 5' और टर्मिनेटर कहां है 3'। सही है गलत है? क्योंकि हमने रेफरेंस किसको माना है? किसको माना है? तो पहले स्ट्रक्चरल जीन देखेंगे। स्ट्रक्चरल जीन में टेम्पलेट कोडिंग डिफाइन होगा, तो कोडिंग की रिस्पेक्ट में प्रोमोटर कहां का ये और टर्मिनेटर, प्रोमोटर टर्मिनेटर, वही डायग्राम है एनसीईआरटी वाला। समझ गए? इसके नीचे बच्चों ये बना लो। अब आपको अगर क्वेश्चन मिल जाए प्रोमोटर में देखकर टेम्पलेट और कोडिंग को पहचानने का, तो आपको तरीका क्या फॉलो करना है? प्रोमोटर से कहां जाना है? प्रोमोटर से कहां जाना है? जो 5 to 3 होगा वो, और जो 3 to 5 होगा वो। ऊपर वाली लैंग्वेज क्लियर? अब हम ये लाइन ले रहे हैं, बाय स्विचिंग पोजीशन ऑफ प्रोमोटर विद द डेफिनेशन ऑफ कोडिंग एंड टेम्पलेट विल, लिखेंगे कॉपी में, बाय स्विचिंग द पोजीशन ऑफ प्रोमोटर, बाय स्विचिंग द पोजीशन ऑफ प्रोमोटर विद टर्मिनेटर, बाय स्विचिंग द पोजीशन ऑफ प्रोमोटर विद टर्मिनेटर, coding and templates can get reverse by switching the position of promoter, by switching the position of promoter with terminator, coding and template get reverse. ओके, पहले बच्चों ये बनाओगे, ये बनाने के बाद लिखेंगे ए क्या है और बी क्या है कॉपी में, ये बनेगा। पहचानिए, ए क्या है? कोडिंग है टेम्पलेट है? ए क्या है? कोडिंग, और बी क्या है? टेम्पलेट। अब इसी की एक जीरोक्स निकाल ली, इसी की एक, पर उस जीरोक्स में प्रोमोटर को टर्मिनेटर से और कुछ नहीं बदलना, और कुछ भी, प्रोमोटर को टर्मिनेटर से। अब बताओ यहां ए क्या है, बी क्या है? आपका जीन वही है, जीन बदल गया, जीन आपने प्रोमोटर को टर्मिनेटर से स्विच कर दिया, तो कोडिंग और टेम्पलेट आपका, तो ए क्या बन गया अब यहां? टेम्पलेट, और बी क्या बन गया? कोडिंग। अब एनसीईआरटी में क्या काम करना है समझ गए सारे? इस पैरा के आगे आपको यहां ये बना लेना है कि आप कोडिंग और टेम्पलेट को पहचानने का आपके पास क्या तरीका है। पहले किसको देखो, प्रोमोटर से कहां जाओ, जो 5 to 3 मिल गया वो, 3 to 5 मिल गया वो, ठीक है। अब ये जो लाइन थी ना, कहां भाग गया? बाय स्विचिंग इस पोजीशन विद टर्मिनेटर,
तो आपको जो दो बाद में डायग्राम ने चाहो तो बनाना, अगर दिमाग में फिट है तो छोड़ देना। इज इट क्लियर? अब चारों पैराग्राफ का लमसम कंक्लूजन द्वारा आएगा। हाँ जी, आ जाओ बोर्ड पे। चलो बोलो, सबसे पहले हेडिंग बोलो क्या है। ट्रांसक्रिप्शन रैंडम होगा, दो बाउंड्री डिफाइन करनी पड़ेगी। रेप्लिकेशन पूरे डीएनए का होगा, सेगमेंट का होगा। ट्रांसक्रिप्शन पूरे डीएनए का होगा, सेगमेंट का होगा। सेगमेंट में दोनों स्टैंड का होगा, एक स्टैंड का होगा। क्या ट्रांसक्रिप्शन से पहले दो बाउंड्री डिफाइन करनी पड़ेगी? पहली बाउंड्री क्या है, दूसरी बाउंड्री क्या है? पहला पैरा केवल क्या कहता है? विच सेगमेंट विच स्ट्रैंड, विच सेगमेंट। दूसरा पैरा क्या कहता है कि अगर ट्रांसक्रिप्शन दोनों स्टैंड का हो जाता कितनी पॉसिबिलिटी होती? आइदर टू और नन, आइदर टू और, अगर दो होता तो, और नन है तो वेस्ट, दो है तो कॉम्प्लिकेट और नन है तो। तीसरा पैरा क्या कहता है? ट्रांसक्रिप्शन दोनों का होगा, एक का होगा। जिसका ट्रांसक्रिप्शन होगा उसे क्या कहते हैं? और जिसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा वो, जिसका ट्रांसक्रिप्शन होगा वो टेम्पलेट बोले तो सेंस या एंटी सेंस। जिसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा वो कोडिंग बोले तो। टेम्पलेट कौन है? पार्टिसिपेट डिस्प्लेस 3 to 5, 5 to 3, कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिकल। और चौथा पैरा क्या कह रहा है? हाउ द टेम्पलेट एंड कोडिंग आर आइडेंटिफाइड, हु विल डिफाइन द कोडिंग एंड टेम्पलेट। एक तरफ हमेशा क्या होगा, दूसरी तरफ हमेशा, इसके बीच में कौन है? तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के कितने पार्ट हैं? पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। कोई डाउट? स्ट्रक्चरल जीन के एक तरफ कौन है, दूसरी तरफ। अब एंड पे निकालेंगे, प्रमोटर कौन से एंड पर है? टर्मिनेटर। किसकी रेस्पेक्ट में, किसकी रेस्पेक्ट में? कोई डाउट? ये है चार पैराग्राफ। अब बोलो बच्चों, कोई डाउट? अब कर लोगे आराम से, अब परेशान तो नहीं है। हेडिंग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। हाँ, कितने पार्ट है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के? लिखो, पहला प्रमोटर, दूसरा स्ट्रक्चरल जीन और तीसरा टर्मिनेटर। पहला प्रमोटर, दूसरा स्ट्रक्चरल और तीसरा टर्मिनेटर। ठीक है, आ जाइए बोर्ड पर। हाँ बच्चों, ये कौन है, ये कौन है, और इनके बीच में ये कौन आ गया? स्ट्रक्चरल जीन बोले तो सिस्ट्रोम, स्ट्रक्चरल जीन बोले तो, स्ट्रक्चरल जीन बोले तो। यहां तक तो क्लियर है? अब इस स्ट्रक्चरल जीन का, इस स्ट्रक्चरल जीन का वो न्यूक्लियोटाइड, स्ट्रक्चरल जीन का वो न्यूक्लियोटाइड जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है, जहां से ट्रांसक्रिप्शन, उसे कहा जाता है स्टार्ट पॉइंट। क्या कहते हैं हम? जहां से प्रोसेस स्टार्ट होती है, जहां से प्रोसेस क्या कहलाएगा वो? स्टार्ट पॉइंट से पीछे वाला जो पार्ट है वो कहलाता है अप स्ट्रीम। क्या कहलाता है? और इससे आगे वाला पार्ट कहलाता है डाउन स्ट्रीम। हाँ बच्चों, पीछे वाला पार्ट क्या कहलाता है? आगे वाला पार्ट। अब बताओ, प्रोमोटर कहां है, अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम? अब दोनों चीजें एक साथ। प्रोमोटर कहां है? पहला अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम? दूसरा 5 डैश या 3 डैश? टर्मिनेटर कहां है? 5 डैश या 3 डैश? अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम? दोबारा पढ़ेंगे। द प्रोमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स ऑफ द, चलिए हाँ, अब दोनों पॉइंट आ गए। प्रोमोटर कहां है, अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम? और टर्मिनेटर, दोनों पॉइंट। प्रोमोटर 5 डैश 3 डैश, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। टर्मिनेटर 5 डैश 3 डैश, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। कोई डाउट? पक्का? ये हमारा हो गया 3 डैश एंड, तो ये हमारा, तो ये हमारा, तो ये हमारा। इसका मतलब ये क्या बन गया मेरे लिए? टेम्पलेट। और ये क्या बन गया मेरे लिए? कोडिंग। बोलो, यहां तक कोई डाउट? डन? ये क्या है? मेरी एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्या है मेरी?
क्या है मेरी? अब ये मेरे पास एक डीएनए है। हाँ बच्चों, कौन है ये? इस डीएनए में एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है या बहुत सारी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है? ये एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ये दूसरी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ये तीसरी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, और ये हर एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के पास क्या है? प्रमोटर है, टर्मिनेटर है, स्ट्रक्चरल है। ये कौन है? प्रमोटर, टर्मिनेटर, स्ट्रक्चरल। प्रमोटर, टर्मिनेटर, स्ट्रक्चरल। प्रमोटर, टर्मिनेटर। मतलब क्या हर एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के पास खुद का प्रमोटर है या नहीं है? मतलब हर एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में ट्रांसक्रिप्शन की पावर है या नहीं है? अगर आपको स्पेसिफिक प्रोटीन चाहिए, अगर आपको, तो रैंडमली किसी का भी ट्रांसक्रिप्शन होगा या एक स्पेसिफिक को पहचानना पड़ेगा? स्पेसिफिक को, वो पावर आरएनए पॉलीमरेज के पास नहीं है। वो पावर आरएनए पॉलीमरेज के पास। अब इस प्रमोटर पर कौन आगे जुड़ेगा? लेकिन बच्चों प्रोमोटर तो सभी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के पास है, एक के पास है, सभी के पास है। तो आरएनए पॉलीमरेज को कौन से प्रमोटर पे जुड़ना है, ये आरएनए पॉलीमरेज को नहीं पता। ये तो जहां जुड़ गया उसका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, जहां उसका ट्रांसक्रिप्शन, बट इसको जुड़ना क्या है ये नहीं पता। मान लो यहां से कौन सी प्रोटीन बनती है? ए, यहां से बी, यहां से सी, और यहां से, और सेल को बी प्रोटीन चाहिए। सेल को क्या चाहिए? तो आरएनए पॉलीमरेज रैंडमली कहीं से भी जाकर जुड़ेगा या बी के प्रमोटर पे, बट ये पहचानने की पावर आरएनए पॉलीमरेज के पास, आरएनए पॉलीमरेज के पास। तो आरएनए पॉलीमरेज इस काम के लिए एक फैक्टर की हेल्प लेता है जिसका नाम है सिग्मा फैक्टर। क्या नाम है? क्या नाम है? सिग्मा फैक्टर की हेल्प से ये आरएनए पॉलीमरेज अपने यूनिक प्रोमोटर को पहचानेगा। किसको पहचानेगा? अब कैसे पहचानेगा वो बात करें। ये सिग्मा फैक्टर क्या है? ये एक प्रोटीन है। सिग्मा फैक्टर क्या है? एक छोटी सी बात करते हैं ना अपन, कि जैसे हमारा ब्रेन है, हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है, इसके अंदर से ढेर सारे हार्मोन निकलते हैं ना, हार्मोन जो आगे जाके काम करेंगे, है ना। अब वो हार्मोन निकलकर ब्लड में आ गए, अब वो हार्मोन जाकर किसी पर्टिकुलर सेल पे काम करेंगे। कौन सी सेल पे काम करना है वो हार्मोन को पता है। रिसेप्टर, और रिसेप्टर कहां पे? सेल की सरफेस पर है। रिसेप्टर कहां है? वेरी गुड। हार्मोन तो कहां से निकला? ब्रेन से। कहां से निकला? उसको काम कहां करना है? सेल पर। कौन सी सेल पर? ये हार्मोन को सेल को पता, सेल की सरफेस पे क्या है? इज इट क्लियर? ऐसा ही कुछ यहां पे है। कौन से प्रोमोटर पे जाकर आरएनए पॉलीमरेज को जुड़ना है, ये आरएनए पॉलीमरेज को कौन बताएगा? सिग्मा फैक्टर। कौन बताएगा? इस सिग्मा फैक्टर की एक यूनिक रिकॉग्निशन साइट होती है, एक यूनिक रिकॉग्निशन। वो यूनिक रिकॉग्निशन साइट इस प्रोमोटर के अंदर है। कहां है प्रोमोटर के? तो सिग्मा फैक्टर की हेल्प से अब ये आरएनए पॉलीमरेज रैंडमली किसी भी प्रोमोटर पे जाकर जुड़ेगा या यूनिक प्रोमोटर पे ही जुड़ेगा। यूनिक प्रोकैरियोट हैव ए वैरायटी ऑफ द सिग्मा फैक्टर। वैरायटी ऑफ, अगर मैं सिग्मा को हटा दूं, अगर मैं सिग्मा को, तो क्या आरएनए पॉलीमरेज के अंदर वो स्पेसिफिसिटी रहेगी या नहीं रहेगी? वो स्पेसिफिसिटी, तो वो स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन करेगा या रैंडमली किसी का भी कर देगा? रैंडमली किसी का भी ट्रांसक्रिप्शन। अगर रैंडमली किसी का भी ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो हमारा इश्यू सोल्व हुआ या नहीं हुआ? यार सेल को जो प्रोटीन चाहिए वो बनी या कोई और बन गई? वो तो और गड़बड़ कर देगी, वो तो और ज्यादा गड़बड़। तो सेल को जो प्रोटीन चाहिए वही बननी चाहिए ना। अब जैसे बीटा सेल है, पेनक्रियास की बीटा सेल है, उसका काम क्या? इंसुलिन बनाना। तो उसमें किसका एक्सप्रेशन होना चाहिए? इंसुलिन जीन का। और किसी का तो हीमोग्लोबिन का एक्सप्रेशन आरबीसी में होना चाहिए, और कहीं तो यार वो पहचानना पड़ेगा या नहीं पहचानना पड़ेगा? अब बीटा सेल के पास भी हीमोग्लोबिन का जीन है या नहीं है, और आरबीसी के पास इंसुलिन का भी जीन, तो बट एक्सप्रेशन, क्योंकि उसको वो प्रोटीन, तो जिस सेल को जो प्रोटीन चाहिए उसी का तो एक्सप्रेशन लाएंगे, उसी का तो
तो इसका मतलब उसके प्रोमोटर को पहचानना, और वो आरएनए पॉलीमरेज के पास पावर किसकी हेल्प लेगा, किसकी हेल्प लेगा? तो जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज होता है, जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज, हम बच्चों कौन है ये, किसकी हेल्प ले रहा है, कौन है ये, किसकी हेल्प ले रहा है? सिग्मा फैक्टर की हेल्प लेकर ये अपने स्पेसिफिक प्रोमोटर पे जाकर जुड़ जाएगा। रैंडमली जुड़ेगा या सिग्मा फैक्टर की हेल्प लेगा? प्रोकैरियोट्स के अंदर वैरायटी ऑफ सिग्मा फैक्टर, वैरायटी ऑफ, तो ये आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर की हेल्प से प्रोमोटर पे जाकर जुड़ गया, जुड़ गया, काम शुरू हो गया, ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो गया, ये चलता ही जाएगा या कहीं रोकना भी है? तो रुको जरा, वो भी नहीं बता रहे पॉलीमरेज को, वो भी उसमें हेल्प करेगा रो फैक्टर। कौन हेल्प करेगा, कौन हेल्प करेगा? वही कहानी है ना, अपने पिछली क्लास में किया था ना यार। एक ग्राउंड है, ग्राउंड में अपन को रेस लगानी है, तो ग्राउंड में कौन सी रेस लगानी शुरू कर दी? यस, पहले क्या डिफाइन कर ली कि हमें कहां से काम शुरू और कहां काम खत्म, वो पहले से डिमार्केटेड है, वो पहले वहां लाइनें बिछाई हुई है, पहले वहां पे साइन रखे हुए हैं, यहां से दौड़ना शुरू करना और यहां काम खत्म, वो पहले से डिफाइन है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या पहले से डिफाइन है कि यहां से काम शुरू करना है और यहां से काम कहां से शुरू करना है वो पहचान रखा है सिग्मा ने, कहां खत्म करना है वो किसने पहचान रखा है? डन। रो फैक्टर जाकर टर्मिनेटर जीन पे बैठा हुआ है, कहां बैठा हुआ है? तो जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर जीन तक पहुंचेगा, आगे जाने देगा या वहीं रोक देगा? तो प्रोसेस आगे बढ़ेगी, वहीं रुक जाएगी। क्लियर? अगर मैं सिग्मा और रो फैक्टर हटा दूं तब भी ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। यस, वो रैंडम हो जाएगा, स्पेसिफिक। अरे सीधी सी बात करते हैं ना, सीधी सी बात करते हैं कि आप डॉक्टर बनेंगे, बहुत शानदार जानदार अल्टीमेट डॉक्टर बनेंगे, वर्ल्ड के सबसे बड़े फिजिशियन बन गए, बहुत बड़े फिजिशियन, आपका बहुत बड़ा नाम है, लेकिन अगर आपके पास एक क्रिटिकल हार्ट केस आ गया, क्रिटिकल हार्ट केस आ गया, आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो या नहीं कर सकते? बट करेंगे, दोनों बातों में अंतर है, समझ गए? कर सकते हो बट आप करोगे या सुपर स्पेशलिटी की हेल्प लोगे? न्यूरो का केस आ गया, अरे छोड़ दे उसको, है? कमाल है यार। आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो नहीं कर सकते, बट करोगे, आप करोगे या सुपर स्पेशलिटी की हेल्प लोगे? बस वही काम आरएनए पॉलीमरेज ने किया, वही काम कि आरएनए पॉलीमरेज चाहता तो खुद इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन का काम कर सकता था, बट वो करता केवल इलोंगेशन, करता केवल, तो फिर इनिशिएशन और टर्मिनेशन कैसे हुआ? किसकी हेल्प ली, क्यों हेल्प ली? बस ऐसे कुछ एनसीईआरटी की भाषा है यार, जो आपने बोला वही भाषा एनसीईआरटी की। चलो हो जाओ शुरू। हाँ, इंट्रिगिंग मतलब इंटरेस्टिंग, एक बहुत ही जिज्ञासु, एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन क्या है? एन इंट्रिगिंग क्वेश्चन इज दैट हाउ इज द आरएनए एबल टू कैटालाइज व्हिच आर इनिशिएशन, elongation, and the RNA polymerase is only capable of catalyzing the process of it associate transiently with the initiation factor and 2 and association with this alter the, बस इस वर्ड पे द्वारा गौर करो, alter the समझ गए? अगर ये दोनों फैक्टर काम कर गए तो आरएनए पॉलीमरेज में हाईली स्पेशलिटी आ गई या नहीं आ गई? तो अब वो आराम से प्रोसेस को हाईली स्पेसिफिक, पूरी प्रोसेस पढ़ लो, पूरी लाइन पढ़ लो। तो दोबारा बताएंगे, क्या आरएनए पॉलीमरेज खुद इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन कर सकता है? बट करता केवल, तो फिर इनिशिएशन टर्मिनेशन कैसे होगा? सिग्मा और इनिशिएशन के लिए
टर्मिनेशन के लिए, क्यों? हाईली स्पेसिफिक बनाने के लिए। हाईली, आप चाहते तो हार्ट की दवाई भी दे सकते थे, न्यूरो की दवाई भी, बट आपने वो पंगा क्या किया? आपने स्पेसिफिक बनाने के लिए सुपर स्पेशलिटी की हेल्प ली या नहीं ली? फिर नुकसान ना हो जाए। नुकसान हुआ तो अगला एक्सपेरिमेंट किस पर होगा पता ही है हमें। अरे पता है नहीं पता? हाँ, ऐसे केस हम अपनी दिनचर्या में देखते रहते हैं। इज इट क्लियर? ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेशन पार्ट है सेल के लिए, बहुत ही कॉम्प्लिकेशन पार्ट है। क्यों? हमारी बॉडी की सारी सेल जेनेटिकली आइडेंटिकल है। जेनेटिकली हर एक सेल के पास हर एक प्रोटीन बनाने वाला जीन, बट उसका एक्सप्रेशन, जीन तो बट एक्सप्रेशन क्यों नहीं है? उसको पहचानने वाला फैक्टर उसके पास नहीं है। उसको पहचानने वाला, और जब तक फैक्टर नहीं आएगा तब तक ट्रांसक्रिप्शन। ये जो सिग्मा फैक्टर की बात अपन करते हैं ना, ये सिग्मा फैक्टर बच्चों प्रोकैरियोट का है। किसका है? यूकैरियोट में सिग्मा फैक्टर नहीं होता। यूकैरियोट में सिग्मा फैक्टर की जगह ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है। क्या होता है? अब अपन जो हार्मोन की बात करते हैं ना, है ना, ये एक सेल है। क्या है? सेल का ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए, क्या है ये? और डीएनए के पास यहां ये जीन है, ये दाढ़ी मूंछों का जीन है। किसका जीन है? ये फीमेल में भी है। ये फीमेल में जीन है या नहीं है? एंजाइम है या नहीं है? आरएनए पॉलीमरेज है या नहीं है? बट एक्सप्रेशन हार्मोन नहीं है। एक्सप्रेशन क्यों नहीं है? मेल के अंदर हार्मोन, तो वो हार्मोन आया, वो हार्मोन सेल के अंदर एंटर कर गया। उस हार्मोन ने सेल को एंटर करके जाके आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ा, और जुड़कर उसको जीन से जाकर जोड़ दिया, जिसे दाढ़ी मूंछों के जीन का एक्सप्रेशन वो हार्मोन फीमेल को दे दो। तुम्हारा नंबर भी आएगा, रुको। तो फीमेल में दाढ़ी मूंछ आएगी नहीं आएगी? आएगी। सेम कहानी मेल में। मेल में मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट का जीन है या नहीं है? या नहीं है? अब हंसी नहीं आ रही? डॉक्टर बनने जा रहे हो, मैच्योर हो, है या नहीं है? लेकिन डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? एक्सप्रेशन क्यों नहीं है? तो वो हार्मोन क्या करे? बेटा अभी कर दूं तेरा एक्सप्रेशन? बड़ी बेचैनी हो रही है, मैं दे दूं हार्मोन? क्यों नहीं? ध्यान से सुनो, एक्सप्रेशन क्यों नहीं है? हार्मोन। तो हमारी बॉडी की सारी सेल के अंदर जीन तो सारे ही हैं, जीन तो, बट सभी का एक्सप्रेशन क्यों? उसको एक्सप्रेशन करने वाला कोई पर्टिकुलर फैक्टर नहीं। पर्टिकुलर, इसका एक और बेहतरीन एग्जांपल है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, टीडीएफ। कौन है? टीडीएफ जो होता है, ये जो वाई क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम पर एसआरवाई जीन है। एसआरवाई क्या बनाएगा? वो टीडीएफ जाकर जुड़ेगा आरएनए पॉलीमरेज। किसे? और अब ये आरएनए पॉलीमरेज उन जीन से जाकर जुड़ेगा जिनका एक्सप्रेशन टेस्टिस बनाएगा। क्या बनाएगा? ये जीन फीमेल के पास भी है, ये जीन, बट फीमेल के पास वाई क्रोमोसोम, एसआरवाई, टीडीएफ, तो एक्सप्रेशन। अगर गलती से ये एसआरवाई जीन फीमेल के पास आ जाए, फीमेल के पास, तो एक्सप्रेशन ये आ चुका है, ऐसा हो चुका है। ऐसे रियल केस हमारे पास थे, रियल केस हमारे पास थे। 1992 जापान ओलंपिक्स में एक एथलीट पकड़ में आई थी, XY, ये फीमेल एथलीट थी। क्या थी ये? ओलंपिक्स में क्या होता है, ओलंपिक्स में जितने भी एथलीट्स आते हैं ना, वो केवल एक्सटर्नल चेक नहीं होते, उनका कैरियोटाइप चेक होता है, उनका कैरियोटाइप चेक होता है। क्या वास्तव में जेनेटिकली भी वो फीमेल है या नहीं है? क्यों? मस्कुलेचर का अंतर होता है। मस्कुलेचर का हो सकता है एक मेल फीमेल बनकर मेडल जीतने आ गए, होता है ना, वर्ल्ड में बहुत सारे केस है ना, जहां मेल ने अपने आप को फीमेल में बदल लिया। तो जब इसका कैरियोटाइप चेक हुआ, ये मेल निकली व्हाटएवर, तो इसको रिजेक्ट किया गया, इसको खूब टॉर्चर किया गया कि आपने ऐसा क्यों किया, बट वो नहीं माना, मैंने ऐसा नहीं किया।
तो फाइनली इसका वाई क्रोमोसोम एनालाइज हुआ। क्या एनालाइज हुआ? इसके पास वाई क्रोमोसोम तो था, बट उससे एसआरवाई जीन गायब था। वाई क्रोमोसोम तो, बट उसमें एसआरवाई जीन, इसका मतलब टीडीएफ, तो इसका मतलब टेस्टिस बनाने जीन का एक्सप्रेशन। तो टेस्टिस का डेवलपमेंट बाय डिफॉल्ट हमेशा ओवरी डेवलप होती है। अच्छा, रिप्रोडक्शन साथ में चल रहा है सर, बताएंगे बाय डिफॉल्ट? कोई नहीं सर, समझा देंगे। अरे नहीं तो क्लासिकल में मैं कर लूंगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हमेशा ओवरी का डेवलपमेंट होता है। किसका डेवलपमेंट होता है? तो ओवरी को टेस्टिस की तरफ कन्वर्ट किया जाता है। नेचर ने हमेशा फीमेल को प्रायोरिटी दी है। फीमेल को, एक जनरल बात अगर करें ना अपन, फीमेल बिना मेल की हेल्प के बच्चे को जन्म दे सकती है। बच्चे को जन्म, मेल बिना फीमेल के कभी बच्चे को जन्म नहीं दे सकता। हंसते बोल रहे हैं, तुम डॉक्टर बनने जा रहे, मतलब इतनी घटिया सोच रहेगी। गायनेकोलॉजिस्ट बन गया, फीमेल सामने ट्रीटमेंट कराने आ गई तो ठाकुर तो गियो, क्या कर रहे हो? ये नेचर का गेम है बच्चों। किसका गेम है? नेचर का गेम है। क्लासिकल में बताऊंगा, स्टार्टिंग में एक्स क्रोमोसोम आया, कौन आया? वाई बहुत लेट बना। नेचर में वाई बहुत, याद करो, एक्स क्रोमोसोम बहुत बड़ा क्रोमोसोम है, वाई सबसे छोटा है, जिस पर जीन सबसे, कहते हैं कमिंग फ्यूचर वाई गायब हो सकता है। ये है, अब कल परसों नहीं हो रहा। कमिंग फ्यूचर वाई क्रोमोसोम, क्योंकि एक्स में बहुत सर्टेन म्यूटेशन हुए, रैंडम म्यूटेशन हुए, जिसके कारण वाई बना, जिसके कारण, और वो म्यूटेशन इतने फ्रीक्वेंट थे, इतने फ्रीक्वेंट थे कि जीन गायब होते गए, गायब होते गए, गायब होते गए, तो वाई क्रोमोसोम बड़ा हो गया, वो छोटा हो गया। वाई सबसे छोटा क्रोमोसोम है, जिसमें नंबर ऑफ जीन सबसे, वो म्यूटेशन आज भी चल रहे हैं, वो म्यूटेशन। और सबसे बड़ी बात, पूरा वाई मेल बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वाई का छोटा सा एरिया, छोटा सा, दैट इज द एसआरवाई, एस सेक्सुअल रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम, सेक्सुअल रीजन ऑफ। फिर एक और पिक्युलर केस देखने को मिला, एक्स एक्स लग रहा है फीमेल, बट ये मेल निकल गया। इसके एक्स क्रोमोसोम का एनालिसिस हुआ, उस पे एसआरवाई मिला। क्या मिला? एसआरवाई है या नहीं है? तो टीडीएफ आया नहीं आया? तो टेस्टिस का डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ? इसका मतलब टेस्टिस बनाने वाले जीन मेल फीमेल दोनों में, बट एक्सप्रेशन एक में। दाढ़ी मूंछों का जीन एक्सप्रेशन, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट का जीन एक्सप्रेशन। तो यार वो एक्सप्रेशन कब होगा कब नहीं होगा, उसको डिफाइन करने वाला फैक्टर है, उसको डिफाइन करने वाला पर्टिकुलर, अगर वो फैक्टर मिल गया तो उसका एक्सप्रेशन, वरना एक्सप्रेशन। तो यही तो हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ना है ना, कि केवल जीन को ट्रांसफर कर देना, केवल जीन को सक्सेस नहीं है। एक्सप्रेशन क्या चाहिए हमें? चाहिए प्रोटीन। क्या चाहिए? और प्रोटीन कब बनेगी? केवल जीन को ट्रांसफर कर दिया, एक्सप्रेशन आ गया? नहीं, नाउ वी हैव टू क्रिएट द ऑप्टिमम कंडीशन दैट द जीन शुड एक्सप्रेस टू फॉर्म द, because ultimate target in all the genetic engineering process is the production of the protein, production of। अरे आपने कॉटन को बीटी जीन दे दिया, क्राई जीन दे दिया, क्यों दिया? क्राई प्रोटीन बने। अगर क्राई प्रोटीन ही नहीं बना तो इंसेक्ट, आपने इंसुलिन का जीन ई कोलाई को दे दिया, एक्सप्रेशन ही नहीं हुआ, तो इंसुलिन, तो बैक्टीरिया क्या मचा डाले? क्या केवल जीन को ट्रांसफर कर देना सक्सेस है, या हमें उसका एक्सप्रेशन चाहिए? तो जीन के एक्सप्रेशन के अंदर कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा हैं, समझ गए? केवल जीन का होना उसके एक्सप्रेशन की गारंटी नहीं है, जीन का होना उसके एक्सप्रेशन की गारंटी नहीं है। तो हमें अब कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी कि वो जीन अपना एक्सप्रेशन करे, ताकि हमारी वो प्रोटीन बने और हमें वो काम आए, हमें वो आएगा, समझ में? अब यार ये आपके पास चारों के चारों ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, कि चारों के चारों ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक्सप्रेशन की पावर है या नहीं है? बट एक्सप्रेशन किसका होगा? जिससे आरएनए पॉलीमरेज जाकर जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा ये आरएनए पॉलीमरेज को? ये कौन बताएगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? जिसकी यूनिक रिकॉग्निशन साइट कहां है? प्रोमोटर के। अब इसको दूसरे तरीके से समझो, जैसे आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पढ़ते हो ना, वो कहीं भी कट करता है,
या स्पेसिफिक साइट। जब तक उसको वो स्पेसिफिक साइट नहीं मिलेगी वो कट आर ई एक तरह के हजारों तरह के और हर किसी की स्पेसिफिक सिग्मा फैक्टर एक तरह का हजारों तरह का और हर किसी की स्पेसिफिक कहीं भी जाकर जुड़ेगा स्पेसिफिक साइट। अगर आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर की हेल्प ले रहा है, लगाओ दिमाग, किसकी हेल्प ले रहा है, तो कहीं भी जाकर जुड़ जाएगा या स्पेसिफिक प्रोमोटर पर ही जुड़ेगा, तो आपकी बनने वाली प्रोटीन स्पेसिफिक होगी, बनने वाली प्रोटीन। इज इट क्लियर? अब लिखना शुरू करेंगे प्रोमोटर, पहली हेडिंग प्रोमोटर। इट इज ए वेरी लार्ज एरिया which is always located. It is a very large area which is always located in the upstream of the structural gene, which is always located in the upstream of the structural gene at the 5' end, at the 5' end, where RNA polymerase bind, where RNA polymerase bind. Next link. RNA polymerase recognize, RNA polymerase recognize this specific promoter with the help of sigma factor, with the help of sigma factor. Prokaryote have a variety of sigma factor. Prokaryote have a variety of sigma factor. Prokaryote have a variety of sigma factor. यहां तक क्लियर? अब देखेंगे, अब ये जो प्रोमोटर है प्रो के अंदर क्या कहलाता है, ये प्रिबनाउ बॉक्स, और यूकैरियोट में हॉगनेस, या फिर ये एनसीईआरटी में नहीं है बट यार इसमें से पहले कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं ना, कई बार आए हैं। तो प्रो में क्या कहलाएगा, यू में, या प्रिबनाउ में वो कंजर्व सीक्वेंस क्या है, टाटा, और हॉगनेस में टाटा। टाटा बच्चों कांस्टेंट कर लो, तो ये क्या बन गया, टाटा। अभी -10 -20 क्या, ये कौन है हमारा स्टार्ट पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट को हम दिखाते हैं +1, किसे दिखाते हैं, तो इसे पीछे वाला पार्ट माइनस, तो ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 माइनस, व्हाट द मीनिंग ऑफ -10, प्रोमोटर नहीं, स्टार्ट पॉइंट से, कहां से, स्टार्ट पॉइंट से 10 बेस पेयर पीछे, ये कौन है, से 10 बेस पेयर कौन है, हाँ आजो। प्रो का प्रोमोटर क्या कहलाएगा, लोकेशन, वो कंजर्व सीक्वेंस, यू में क्या कहलाएगा, या लोकेशन सीक्वेंस। कौन है ये, कौन है ये, प्रोमोटर कहां होगा, 5' या 3', अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम। अब प्रोमोटर की बात लेकर आगे बढ़ेंगे। प्रो के अंदर और यू के अंदर, प्रो में ये प्रोमोटर क्या कहलाएगा, प्रिबनाउ, यू में क्या कहलाएगा, हॉगनेस या फिर टाटा। प्रिबनाउ की लोकेशन बोलो -10, क्या सीक्वेंस है, टाटा एट। हॉगनेस की लोकेशन बोलो -20, क्या सीक्वेंस है, टाटा
टैग। हाँ इधर आ जाओ, ये कौन है, कौन है टर्मिनेटर? कहां होगा, 5 डैश या 3 डैश, अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम? टर्मिनेटर को कौन पहचानेगा, रो, अच्छा एक पॉइंट बच गया। हाँ प्रमोटर को कौन पहचानेगा, अब तीनों पॉइंट। हाँ प्रमोटर का है 5 डैश 3 डैश, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, कौन पहचानेगा, कौन पहचानेगा? आगे बढ़ेंगे, प्रो में क्या कहलाएगा, यू में क्या कहलाएगा, प्रिबनो पे चलेंगे, प्रिबनो की लोकेशन क्या सीक्वेंस है, नीचे आएंगे यू में हॉगनेस या लोकेशन सीक्वेंस, स्ट्रक्चरल जीन बोले तो सिस्ट्रोन, स्ट्रक्चर बोले तो थर्ड। चलो कौन है, टर्मिनेटर के तीनों पॉइंट निकालेंगे, टर्मिनेटर के तीनों पॉइंट निकालेंगे। पहला पॉइंट, इसको एक काम करना, दूसरे तरीके से यूं ले लेना। हाँ टर्मिनेटर पहला पॉइंट बोलो, दूसरा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, तीसरा पॉइंट रो फैक्टर। डन। प्रोमोटर को कौन पहचानेगा, प्रोमोटर को तो टर्मिनेटर को, तो स्ट्रक्चरल के एक तरफ कौन है, अभी प्रोमोटर के पास स्ट्रक्चरल और टर्मिनेटर में थोड़ा थोड़ा पार्ट देखना है, मेन तो प्रोमोटर है जो है। अब क्या है प्रोमोटर, बात समझ में आ गई? प्रोमोटर क्या है, प्रोमोटर एक बहुत बड़ा एरिया है, एक बहुत बड़ा, जहां से कौन आकर जुड़ेगा, ना 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 ना, ना। आरएनए, बट आरएनए पॉलीमरेज में प्रोमोटर को पहचानने की पावर तो किसकी हेल्प ले रहा है, सिग्मा फैक्टर की एक यूनिक रिकॉग्निशन साइट कहां है, प्रोमोटर के। तो सिग्मा फैक्टर एक तरह का, कई तरह का, तो अगर आरएनए पॉलीमरेज ने सिग्मा की हेल्प ले ली तो कहीं भी जाकर जुड़ेगा क्या, स्पेसिफिक। अगर सिग्मा नहीं होता तो प्रोसेस स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक, और अगर सिग्मा है तो सिग्मा की हेल्प क्यों ली है, लाइन याद है ना, एसोसिएशन विद दिस फैक्टर ऑल्टर द स्पेसिफिसिटी, ऑल्टर द ऑफ द आरएनए poly to initiate and terminate, to initiate and। अब एक लास्ट क्वेश्चन सोल्व करना है सब बच्चों को। क्या हुआ, क्या प्रोमोटर का खुद का ट्रांसक्रिप्शन होगा, सोच समझ के बोलना, क्या प्रोमोटर का ट्रांसक्रिप्शन होगा? मेरा क्वेश्चन है उसका जवाब दो, क्या प्रोमोटर का ट्रांसक्रिप्शन होता है? तो क्या मैं प्रोमोटर को हटा दूं, हाँ या ना में जवाब दो। क्या प्रोमोटर का ट्रांसक्रिप्शन होगा? क्या प्रोमोटर के बिना ट्रांसक्रिप्शन होगा? प्रोमोटर का खुद का ट्रांसक्रिप्शन, बट ट्रांसक्रिप्शन के लिए प्रोमोटर का होना, प्रोमोटर का खुद का ट्रांसक्रिप्शन, बट ट्रांसक्रिप्शन के लिए प्रोमोटर का होना, क्योंकि यहां कौन आकर जुड़ता है, आरएनए। डन। तो एक लाइन याद करो सारे बच्चे, हमारे पूरे डीएनए का 2% से भी कम पार्ट कोडिंग है, 2% से भी कम पार्ट, 98 से ज्यादा पार्ट नॉन कोडिंग है। क्या है? तो क्या नॉन कोडिंग को हटा दे या नहीं हटा सकते? हटा। तो यार हमारे में बहुत सारी सीक्वेंसेस ऐसी हैं जिनका एक्सप्रेशन नहीं है, जिनका एक्सप्रेशन, बट एक्सप्रेशन होने के लिए उनका होना। अरे सिस्टम में बहुत सारे लोग हैं जिनका काम पढ़ाना नहीं है, लेकिन पढ़ाने के लिए उनका होना कोऑपरेटिव रोल है। कोऑपरेटिव, उनके बिना भी तो नहीं चल पाएगा ना यार। अब प्रोमोटर का खुद का ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन प्रोमोटर का होना, उसको हम हटा। तो बहुत सारी सीक्वेंसेस ऐसी हमारे अंदर जिनका एक्सप्रेशन नहीं होगा, एक्सप्रेशन, लेकिन उन्हें हटा। अगर उनका कोई भी काम नहीं होता, कोई भी रोल नहीं होता ना, तो एक टेंडेंसी क्या कहते हैं, इवोल्यूशनरी प्रोसेस खुद हटा चुकी होती खुद, लेकिन उसने हटाया। इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी एक्टिविटी में किसी न किसी तरह से वो इन्वॉल्व, हमें एग्जैक्टली अभी भी, बट हमें कहीं ना कहीं तो उसका रोल है। आज भी हमें 50% से ज्यादा जिनका फंक्शन नहीं पता। तो क्या वो नॉन फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल है, या हमें पता नहीं है? हम पता करने की कोशिश कि किसी न किसी काम में तो इन्वॉल्व है, बट हमारे सामने अभी पिक्चर क्लियर नहीं।
इज क्लियर? ये लाइन कल लिखूंगा, ठीक है? थैंक यू।